शिवचरण माथुर जी की 100वीं जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इतनी अच्छी संख्या में समाज के सभी वर्गों के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। शिवचरण माथुर जी एक विजनरी, एक नॉलेजेबल लीडर थे। राजनीति में मैं पुराने नेताओं की बात तो नहीं करता, लेकिन आजकल के जो नेता हैं वो उस तरह से पढ़ने लिखने में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। और पुराने जो लोग थे वो जो भी सब्जेक्ट, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाती थी, बड़ी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करते थे। ऐसे पढ़ने लिखने वाले और जिम्मेदारी का एहसास करने वाले जो नेता थे, शिवचरण माथुर जी उन लोगों में से थे। ये कोई योग और संयोग की बात भी हो सकती है। मेरा उनसे परिचय तो पुराना है, लेकिन निकटता मेरी उनसे तब से हुई जब मैं कांग्रेस पार्टी में आया। एक पुराना किस्सा है। मेरी उम्र 16-17 वर्ष की रही। मैं यूनिवर्सिटी के महाराजाज कॉलेज में पढ़ने के लिए आया था। उसमें प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होता था। हमारे बाद में वो कोर्स बंद हो गया था। पीयूसी हमने पास की थी। मैं साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, लेकिन फर्स्ट ईयर में आया तो बायोलॉजी चेंज कर ली डॉक्टर बनने के लिए। मेहता साहब यहाँ पर बैठे हैं, कल्ला जी भी हैं। उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। डिस्टिंक्शन आ जाए तो और अच्छी बात थी। हमारे साथ उसमें जो कॉलेज में जो फर्स्ट है वो सत्यप्रिय गुप्ता थे, जो बाद में आईएएस अधिकारी भी रहे, वित्त सचिव भी रहे। खैर, अचानक उनकी मौत हो गई, नहीं चीफ सेक्रेटरी बन सकते थे। तो वो फर्स्ट थे। शिवचरण माथुर जी उस समय शिक्षा मंत्री थे और वो महाराजा कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो जो फर्स्ट आए उनको गोल्ड मेडल सत्यप्रिय गुप्ता को उन्होंने पहनाया। और हम 10-12 लड़के थे जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई थी, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ थे, उनको भी सिल्वर मेडल पहनाया। फिर उनका स्पीच हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई आप सब लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, फर्स्ट डिवीजन है, किसी के डिस्टिंक्शन है, और एसपी गुप्ता तो टॉपर हैं यूनिवर्सिटी के। आप लोग क्या बनना चाहेंगे? किसी ने कहा डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर। महाराजा कॉलेज में बच्चे पढ़ते थे, उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, शिक्षक भी बनना चाहिए। और शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। वो बातें मुझे अभी भी याद हैं। जब मैं 1998-99 में कांग्रेस की सरकार में ऊर्जा मंत्री बना और पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स किए, तब मैं शिवचरण जी से मिला। क्योंकि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का चारों तरफ से उस समय विरोध हो रहा था। उड़ीसा में हुए थे शुरुआत में, तो वो विफल हो गए। फिर हरियाणा में थोड़े सफल हुए। केंद्र में अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, वो रिफॉर्म तो कराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी पार्टी विपक्ष में थी, भैरव सिंह जी लीडर अपोजिशन थे, वो इसका विरोध करते थे और हमारी पार्टी के लोग भी विरोध करते थे। तो मैं माथुर साहब से मिला।
माथुर साहब ने कहा कि आपको तो रिफॉर्म्स करने हैं, पार्टी की ओर से कोई दिक्कत थोड़ी है आपको। मैंने कहा नहीं, पार्टी की ओर से क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री जी, मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या है, रिफॉर्म्स कीजिए। विरोध तो होगा, पार्टी के भीतर भी होगा, विपक्ष में भी होगा, जनता में भी होगा, कर्मचारी अधिकारी भी विरोध करेंगे। आपको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इतना उनका एक जो मजबूत स्टैंड, वो उसमें प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे और विधायक भी थे। उनको नहीं नहीं, आप रिफॉर्म्स कीजिए। रिफॉर्म्स कोई भी होता है उसका विरोध होता है, चाहे वो आर्थिक सुधार हो। उन्होंने कहा पीवी नरसिम्हा राव का, उन लोगों का विरोध हुआ, मनमोहन सिंह का। चाहे वो सामाजिक सुधार, उन्होंने मुझे वर्मा जी का उदाहरण भी दिया कि वर्मा जी का तो सभी जो उच्च जातियां थी वो विरोध करती थी, लेकिन उनका अपना दृष्टिकोण था सभी का। वो इस मामले में उन्होंने कहा कि नहीं, रिफॉर्म्स जो है वो राज्य के हित में है, देश के हित में है, समाज के हित में है और सरकार के हित में है। तो उनका एक क्लियर कट स्टैंड होता था। एक बार विधानसभा की बात है, ये 1990 की है, कल्ला साहब भी विधायक थे, पता नहीं इनको ध्यान में है या नहीं है। उसमें शायद हम लोग भी विपक्ष में आ गए, तो बाबरी मस्जिद को लेके, मैं तो उस सरकार में मंत्री था पहले भैरव सिंह जी के साथ, लेकिन बाबरी मस्जिद वाले इश्यू को लेके हम लोगों ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था। हम जनता दल के लोग भी विपक्ष में थे। कोई बड़ा मुद्दा एक आया था, उसके लिए एक कमेटी भी बनी, मैं भी उसमें मेंबर था। कांग्रेस की ओर से शिवचरण माथुर जी और देवपुरा जी थे। उस कमेटी में कोई फैसला हुआ और उस फैसले में विधानसभा में विपक्ष ने एक स्टैंड ले लिया कि हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अब सब लोग धरने पर बैठ गए, कोई सुनवाई नहीं, 5 बजने वाले थे। तो कुछ नेताओं ने, सदस्यों ने कहा कि भाई 5 बजे 6 बजे यहाँ तो कोई आएगा नहीं, और भैरव सिंह जी को आप जानते ही हो कि ये कुछ नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर है, रात को भी यही रहना पड़ेगा और पता नहीं सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। फिर शिवचरण जी आए थे 4 साढ़े 4 बजे, तो उनको सब ब्रीफ किया गया। तो स्पीकर साहब भावड़ा जी थे, उनसे बातचीत हुई, वो भी माने नहीं। वो स्पीकर साहब तो वही करते जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने इधर उधर किया, तो मैंने देखा उसमें हमारी पार्टी को, जो हम लोग तो खैर पहले से ही विपक्ष के लोग थे, इसलिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस के कुछ लोगों को दिक्कत थी। तो शिवचरण जी ने खड़े होकर साफ कहा कि आपने ये निर्णय लिया है कि यदि ये हमारी मांग मानी जाएगी तो हम धरने से उठेंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। तो शायद आप खुद ही मुख्य सचेतक थे या क्या थे, आप थे या नहीं थे उस दिन, तो वो सब ने ये कहा कि हाँ साहब ये निर्णय तो हुआ है। जोशी जी थोड़ी देर के लिए आते थे फिर चले जाते थे। तो शिवचरण जी ने साफ कहा, देवपुरा जी वगैरह सब थे, कि जब ये तय हो गया है कि हमें बैठना है तो फिर बैठना है, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। भैरव सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, आएंगे, वो उठाएंगे तो ही उठेंगे हम। और बाद में फिर भैरव सिंह जी आए या भवनलाल जी आए, कोई आए रात को 8-9 बजे और फिर धरने से उठाया। तो इतने मतलब विल पावर भी उनकी बहुत मजबूत थी। मैंने ये बात हमारी पार्टी के लोगों को आकर के बताई कि आप बताइए, शिवचरण जी बोले 2 बार मुख्यमंत्री रहे हुए, इतने बुजुर्ग हैं, वो ये कहने ठीक है धरने पर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक उनका स्टैंड बड़ा हमेशा क्लियर रहता था। अभी आपने चर्चा की कि वो तो खैर हर क्षेत्र के बारे में उनके पास सब तरह की जानकारी रहती थी। और एक कहना चाहिए कि आजकल ये सब बातें, जब हम विकास की और दूसरी बातें व्यक्तित्व के विकास की बात करते हैं, तो सब लोग एक बात कहते हैं कि आदमी को जीवन भर सीखते रहना चाहिए, लर्निंग। लेकिन लर्निंग करते कितने हैं? शिवचरण जी जैसे पुराने लोग ऐसे थे
कि वो हर विषय के ऊपर, इस मामले में उनको भी, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, भैरव सिंह जी को भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि वो आदमी भी पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे वो, लेकिन वो सीखने की और पढ़ने लिखने की और कटिंग रखने के इसके माध्यम से वो पूरी विपक्ष की राजनीति करते थे। सरकार में भी उनके पास पूरी जानकारियाँ रहती थी। आप बैठे हैं IAS अधिकारी हैं, VBL माथुर साहब की भी आपने चर्चा की। पुराने जो पॉलिटिशियन जितने भी थे उनके पास सब जानकारी रहती, और अधिकारी लोग भी इन सब बातों को समझते थे कि नहीं, शिवचंद्र जी के पास जाएंगे तो फिर सोच समझ के जाना पड़ेगा, परशुराम मदेरणा के पास जाएंगे तो सोच समझ के जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। पावर सेक्टर उनकी प्रायोरिटी में था। मुझे उन्होंने कई बार कहा, कोई भी जब कोई केंद्र में हमारी मीटिंग होती थी, उससे पहले मैं उनसे मिलता था, तो वो उस समय भी कहते थे, अभी भी मुझे वो याद है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, 100वां साल है उनका, 84 साल की उम्र में शायद उनका निधन हो गया था। 16 साल बाद में देखा, उस समय जब हम थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर ही मुख्य पावर थी, हाइडल की तो राजस्थान में कोई खास संभावना थी नहीं। उसमें शिवचंद्र जी एक बात कहते थे और वो आज सही है। उन्होंने कहा कि आप ONGC से, गेल से संपर्क करो, राजस्थान में मिनरल्स और गैस के आधार पर आप बिजली का उत्पादन शुरू करो। ये थर्मल जो है ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ये उचित नहीं है, एटॉमिक और थर्मल। और दूसरी बात ये है कि हम कोई पिट हेड के ऊपर तो है नहीं, हमारे यहाँ कितनी दूर से कोयला आता है, उस बिजली कहाँ सूरतगढ़, कहाँ कोटा, उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा आती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये सब तो आपके टाइम में और कांग्रेस के समय में बने हैं। तो कहा भाई वो तो ज़रूरी था, पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि थर्मल पावर के बिना तो व्यवस्था बिजली की बन ही नहीं सकती। लेकिन हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी हम कहते हैं, अल्टरनेटिव पावर जिसको कहते हैं, उसकी ओर जाना चाहिए। उन्होंने कहा आप इनसे संपर्क करो, राजस्थान में जो आपके बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 3 जगह ऐसे हैं यहाँ बड़ी प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट है और गैस है। इसके साथ वो ये कहते थे कि हमें सोलर पावर और विंड पावर के ऊपर जाना चाहिए। मुझे कहते हुए खुशी है कि पहली बार हमने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से, उसमें कुमार मंगलम जी वहाँ मंत्री थे, उस सरकार में थे लेकिन वो कांग्रेस में रहे थे, उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। 2 प्रोजेक्ट दिए, एक हमें दिया और हमने जैसलमेर में वो बड़ा बाग अमर सागर में वो पहला 2.1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया। हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने कहा ये वनिया साहब इसमें क्या है, तो भारत सरकार है, आपके मित्र हैं कुमार मंगलम जी, उन्होंने ये 8.5 करोड़ रुपए दिया, ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा देखेंगे। आज आप देख रहे हो कि उस विंड पावर से राजस्थान में 5000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होती है। और हमारे जो पावर सेक्टर में जो एक स्टेबिलिटी दिख रही है, उसमें एक प्रमुख कारण है। दूसरा वो कहते थे सोलर, उसमें सोलर के 2 छोटे हमने प्रोजेक्ट, एक लगाया विधानसभा में, एक लगाया सचिवालय में। मदेरणा साहब ही नहीं गए ऊपर उद्घाटन करने के लिए, कहा कि देवेंद्र सिंह जी को ले जाओ आप। वो 750 किलोवाट का था, हालांकि उसमें उसकी जो टेक्नोलॉजी थी या वो बहुत महंगी थी, लेकिन माथुर साहब हमेशा ये कहते थे कि राजस्थान में बिजली उत्पादन की प्रचुर मात्रा में सब जो कहना चाहिए मिनरल्स और गैस है, और यहाँ सनलाइट है, यहाँ विंड है। और एक न एक दिन वो एक कहते थे कि राजस्थान पावर में सरप्लस स्टेट बनेगा और पावर हब बनेगा। और इस स्थिति को आज हम 16 साल बाद में देख रहे हैं कि राजस्थान पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें, जितनी ज़्यादा संभावनाएं
विंड में और सोलर में है। आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह, तमिलनाडु, ये भी पीछे है। और आज अब वो तो ठीक है कि सरकारें बदलती रहती हैं, जनता बदल देती है। कांग्रेस के समय तो सभी काम अच्छे होते हैं कांग्रेस को क्रेडिट कम मिलती है। अभी आप देख रहे हो कि ये जहां हम बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये किसने बनाया? कल्ला साहब हर बात को बहुत वैसे बताते हैं। ये सब काम तो हम ही लोग करते हैं और अच्छे ही काम करते हैं, लेकिन जनता फिर भी सरकार बदल देती है और उसके बाद में दूसरी सरकार आती है, वो हमारे किए हुए कामों का लाभ भी लेती है और हमें गाली भी देती रहती है। खैर, वो एक राजनीति का हिस्सा है, उस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि शिवचंद्र माथुर जी को आज के दिन हम लोग याद कर रहे हैं और उनको यदि सच्ची श्रद्धांजलि है, तो मैं सही मायने में कहना चाहूँगा कि उनकी राजनीति का जो प्रमुख एजेंडा था, वो राज्य का और देश का विकास था। और राज्य के और देश के विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो काम करना चाहिए, और उसके लिए वो दूसरों को भी अपनी राय देते थे और अध्ययन के माध्यम से अपना ज्ञान भी वो जीवन भर बढ़ाते रहे। वो जब गवर्नर थे आसाम में, तब भी आए थे, तब भी यही अपने राज्य के विकास की बातें करते थे। कल्ला साहब के यहीं कोई कार्यक्रम था, डेजर्ट इन में था कोई, उसमें काफ़ी देर तक हम बैठे तो उन्होंने यही कहा कि भाई ये कैसा चल रहा है इसमें। तो वहाँ आसाम में रह करके भी उनका जो दिल जो था वो यही रहता था और यहाँ के बारे में बहुत जानकारी लेते थे। ऐसे महान नेताओं को हमें याद करना चाहिए। कल्ला साहब सही कह रहे थे कि माथुर साहब जैसे नेता और जो हमारे बड़े नेता हैं, उनके तो जो 100वीं जयंती है, हमें हमारी पार्टी को मनानी चाहिए। अच्छी बात है, मनानी चाहिए। हमें हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हैं या प्रदेश के नेता हैं, उनको यदि हम याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक तरह से देश की, समाज की सेवा करेंगे और हमारी पार्टी को भी निश्चित रूप से उससे मजबूती मिलेगी।